इसराइल ने ईरान के शहर मशहद पर हमला कर दिया। इसराइली फौज ने ईरान के रिफ्यूलिंग हवाई जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है। हमले के बाद मशहद में इमाम अली रजा के रोजे के अक़ब से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। 3 रोज में ईरान पर इसराइली हमलों में शहीदों की तादाद 128 हो गई। 900 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। इसराइली फौज ने गुज़श्ता रात ईरान की जौहरी तंसीबात, ईंधन के ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा भी किया। दूसरी जानिब इसराइल पर ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों से तल अबीब, हैफा, तामरा, कैसरिया समेत कई इसराइली शहरों में तबाही हुई। साहिली शहर बैतयाम में कई इमारतें खंडर बन गई। कंक्रीट उखड़कर सड़कों पर बिखर गया। इलाका मलबे का ढेर बन गया। हमलों में 14 अफराद हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द अमन कराएंगे। ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। पाकिस्तान भारत मुआहिदे में अमरीका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। जल्द ही ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन कायम होगा। अभी आपको बताएं, ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा है कि इसराइल के हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई इंतहाई ताकतवर और फैसलाकुन होगी। ईरानी फौज ने अब तक दुश्मन को भरपूर और बहुत मुनासिब जवाबी रद्द-ए-अमल दिया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल के तवानाई ढांचे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइल में लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने जंग जारी रखी तो ईरान के हमले मजीद सख्त हो जाएंगे। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का काफिला तेहरान से रवाना हो गया। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेकर 6 बसें तफ्तान बॉर्डर के लिए रवाना हुई। सिफारती ज़राए का कहना है कि सिफारतखाने की कोशिश के बाद तफ्तान बॉर्डर पर शाम 4 बजे के बाद भी राहदारी मिलेगी। यह तलबा तेहरान और इस्फहान यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में ज़ेर तालीम है। पाकिस्तानी सिफारतकारों ने तलबा और तालिबात को अलविदा किया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, रूस ने ईरान इसराइल कशीदगी कम कराने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बतौर सालिस कबूल करने का इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमरीका इस वक्त ईरान इसराइल कशीदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि वो इसका हिस्सा बन जाए। बेल्जियम की दारकूमत ब्रसल्स में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा किया गया, जिसे यूरोपियन हुकूमतों के लिए रेड लाइन का नाम दिया गया है। मुजाहरे में आवाम ने सुर्ख रंग का लिबास पहनकर बड़ी तादाद में शिरकत की। आज यूरोपियन दारकूमत में फ़लस्तीन के लिए रेड लाइन नामी जो है वो मुजाहरा हो रहा है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं 130 इंसानी हकूक़ की तंजीमों, ट्रेड यूनियन, नौजवानों की तंजीमों, कल्चरल तंजीमों, इन सब ने एक अवामी मुजाहरे का ऐलान किया है और इस अवामी मुजाहरे का नाम उन्होंने रेड लाइन रखा है। और ये इसलिए है ताकि जो यूरोपियन हुकूमतें हैं उनको ये बताया जा सके कि अवाम उनके बिल्कुल बरखिलाफ सोचते हैं और उन्हें इस वक्त फ़लस्तीन के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हाफिज उनीब अरशद ब्रसल्स से हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, ईरानी मुबस्सिर प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने बरतानवी टीवी की जानिबदारी और हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश को बेनकाब कर दिया। इंटरव्यू के दौरान ईरानी तजियाकार प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी से बरतानवी टीवी की एंकर ने सवाल किया कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर कब आएगा, जिस पर प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने जवाब दिया कि ईरान तो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही था। ट्रंप ने नेतन्याहू से मिलकर मुज़ाकरात के खिलाफ साजिश की। अब मगरबी हुकूमतें और मीडिया हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश न करे। आपकी हुकूमत और मीडिया दोनों ही बेनकाब हो चुके हैं। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि अगर इसराइल ने जारियत रोक दी तो ईरानी दिफाई रद्द-ए-अमल खुद ब खुद रुक जाएगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान जौहरी प्रोग्राम पर आलमी सिफारती कोशिशों पर तवज्जो दे रहा था। ऐसे में इसराइल ने जारियत मुसल्लत कर दी। ईरान महज अपना दिफा कर रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमन की तरफ बढ़ने के लिए सीज़फायर सिर्फ पहला कदम है, लेकिन आखिरकार जामे मुज़ाकरात ही करना होंगे। ब्रसल्स में जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर भारत जामे मुज़ाकरात नहीं चाहता तो ये बात उनके अपने मुल्क के फायदे में भी नहीं है। और अभी आपको अपडेट करें, तेहरान में यके बाद दीगरे कई धमाके हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये धमाके कारों में नस्ब बमों के हुए। शहर में कम से कम 5 कार बम फटे हैं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि इन कार बम धमाकों में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक कार बम धमाकों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर 50 मिसाइलों से हमला किया है। लबनानी मीडिया के मुताबिक कैसरिया में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया है।
आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक डीजी मोहम्मद अल बुरादई ने जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा के बयान पर कहा है कि क्या किसी ने आपको बताया है कि जिनेवा कन्वेंशन के इजाफी प्रोटोकॉल के तहत जौहरी तंसीबात पर हमले करना मना है। जिनेवा कन्वेंशन का जर्मनी भी फरीक है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत का इस्तेमाल आर्टिकल 4 में ममनू है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा था कि इसराइल के ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई तशवीशनाक है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से न सिर्फ इसराइल बल्कि सऊदी अरब और खित्ते के वसी तर इस्तेहकाम को भी खतरा है। तमाम ममालिक का वाज़ेह मकसद जौहरी फैलाव रोकना है। जर्मनी कशीदगी में कमी के लिए मजबूती से पुरआज़्म है। ईरान में बाएं बाजू की कलअदम जमात तोदे पार्टी ने भी ईरान पर इसराइली जारियत की मजम्मत कर दी है। एक बयान में तोदे पार्टी ने कहा कि ईरान के कौमी मफादात शदीद खतरे में है। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से अपील की थी कि वह अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों, मगर तोदे पार्टी ने इस दाम में आने से इनकार कर दिया और कहा कि अवाम इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी कानून की इस खुली खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। ईरान इसराइल जंग शुरू होने के बाद एक बयान में तोदे पार्टी ने कहा कि तोदे पार्टी इसराइल की फौजी जारियत की शदीद मजम्मत करती है, जिससे ईरान की कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हुई। इसराइली जारियत ईरानी अवाम की ख्वाहिशात, हुकूक और मफादात के खिलाफ है। तोदे पार्टी ने ईरान के कौमी मफादात का दिफा करने की जरूरत पर जोर दिया। तोदे पार्टी ने ईरान के तमाम आज़ादी पसंद और तरक्की पसंद अवाम से कहा कि वो बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और अस्करी तनाज़े को मजीद फैलाने से रोकने की कोशिश करें। बाएं बाजू की जमात तोदे पार्टी ईरानी इनकलाब में पेश थी, लेकिन सन 80 की दिहाई में उस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली हमलों से तेहरान में कई इमारतें गिर गईं। शहर में पानी की फराहमी के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इसराइली मीडिया ने ईरानी वजारत इंसाफ और वजारत इंटेलिजेंस की इमारतों पर हमले का भी दावा किया। ईरान ने कहा कि इसराइली दहशतगर्दों ने तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया है। अभी आपको बताएं, नए माली साल का पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कल पेश किए जाने वाला पंजाब का बजट तारीखी होगा। हम सिर्फ बजट पेश नहीं करेंगे, एक मिशन पेश करेंगे। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का मजमूई तखमीना 6,500 अरब रुपए के लगभग तजवीज़ किया गया है, जिसमें NFC के तहत काबिल तकसीम मुहासिल कीमत में पंजाब को 40 खरब 76 अरब 80 लाख रुपए मिलेंगे। इसकी तफसील बता रहे हैं जवाद मलिक इस रिपोर्ट में। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक 16 जून को पेश किए जाने वाले माली साल 2025-26 के बजट के अदाद शुमार को हतमी शक्ल दे दी गई है। 6500 अरब रुपए से जायद रकम के मजबूई हुजम वाले बजट का ऐलान वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान करेंगे। वजारत खजाना हुकाम का कहना है कि सूबाई आमदनी का मजमूई तखमीना 1050 अरब रुपए है, जिसमें सूबाई महासिल से हासिल होने वाली आमदनी का तखमीना 510 अरब रुपए और सूबाई गैर महासिल आमदनी का तखमीना 540 अरब रुपए लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती अखराजात का तखमीना 1200 अरब रुपए के लगभग लगाया गया है। आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा, ताहम टैक्सों की शरह में रद्दोबदल का इम्कान है। इसी तरह पंजाब अपने सूबाई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इजाफे के मुताबिक करेगा। ज़राए के मुताबिक कम आमदन वाले अफराद के लिए स्कीमों को जारी रखा जाएगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट, मुफ्त इलाज, सोलर पैनल्स, आसान घर स्कीम, तालीम व वज़ाइफ और दीगर शामिल हैं। जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा में पेट्रोल बहरान की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है कि अफवाहें ईरानी पेट्रोल के कारोबार से वाबस्ता स्मगलर्स की जानिब से फैलाई जा रही हैं। कराची में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रेस के दौरान हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हादसा नाज़िमाबाद में पेश आया। रेस लगाने वाले दोनों मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। SSP सेंट्रल ने जियो न्यूज़ को बताया कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जिला वस्ती की सड़कों पर मोटरसाइकिल रेसें और वन व्हीलिंग किए जाने की खबरें मिली हैं। पुलिस ने मोटरसाइकिल रेसें लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बानी PTI की रिहाई के लिए शाहराह फैसल पर एहतजाज किया। रैली निकालने की कोशिश पर पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में ले लिया। अवामी तहरीक के सरबराह रसूल बख्श पलेजो की 7वीं बरसी 21 जून को मनाई जाएगी। बरसी के सिलसिले में आगाही मुहिम के लिए अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से ठट्ठा में रैली निकाली गई। रसूल बख्श पलेजो की बरसी 7 जून को होती है, ताहम इस साल ईद उल अज़हा के बाइस बरसी की तकरीब 21 जून को मुनाकिद की जाएगी।
आलमी मईशत पर वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत को 2008 के बाद सुस्त रवी का सामना है, जिसके बायस आलमी मुआशी तरक्की की रफ्तार साल 2025 के लिए कम करके 2.3% मुकर्रर कर दी गई। बैंक ने बैन अवी तनाज़ात और गैर यकीनी पॉलिसीज़ के बायस तिजारत की सुस्त रवी को आलमी मईशत की सुस्त रवी की बड़ी वजह करार दिया। बैंक ने पेशगोई की है कि आलमी मुआशी बहाली की तवक्को 2026 और 2027 के दरमियान है। अभी ईरान इसराइल तनाज़े से मुतालिक ताज़ा तरीन और बड़ी खबर यह है कि बरतानवी खबरसां एजेंसी का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को रद्द कर दिया था। बरतानवी खबरसां एजेंसी ने बताया, अमरीकी मीडिया ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ईरानी सुप्रीम लीडर के मंसूबे पर ट्रंप के इनकार से मुतालिक सवाल किया। नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। बरतानवी खबरसां एजेंसी का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया था। बरतानवी खबरसां एजेंसी ने बताया कि अमरीकी मीडिया ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ईरानी सुप्रीम लीडर के मंसूबे पर ट्रंप के इनकार से मुतालिक सवाल किया। नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी ये रिपोर्ट कर रहा है, जिसके मुताबिक अमरीकी मीडिया ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ईरानी सुप्रीम लीडर के मंसूबे पर ट्रंप के इनकार से मुतालिक सवाल किया। नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। इसराइली मंसूबे को वीटो किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो किया। और ये भी बताया गया है बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी मीडिया ने सवाल रखा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के सामने ईरानी सुप्रीम लीडर के मंसूबे पर ट्रंप के इनकार से मुतालिक, जिस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। और अभी आपको बताएं, कराची के मोहम्मद काशिफ ने दूसरी जूनियर SGA कप ओपन गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। कराची के मकामी गोल्फ क्लब में 3 दिन जारी रहने वाली चैंपियनशिप में मोहम्मद काशिफ 4 ओवर पार के साथ लीडर्स बोर्ड पर सरफहरिस्त रहे। काशिफ ने आखिरी दिन 1 अंडर पार खेलकर मोहम्मद अशस के खिलाफ अपनी बरतरी कायम रखी। मोहम्मद अशस ने आखिरी राउंड में पार स्कोर किया। 5 ओवर पार के साथ वो दूसरी पोजीशन पर रहे। शाहबाज अली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आखिरी दिन 3 अंडर खेलने वाले शाहबाज का मजमूई स्कोर 9 ओवर पार रहा। दूसरी जानिब 14 से 18 साल की कैटेगरी में अब्दुल मोइस ने ग्रॉस और इब्राहिम खान ने नेट इवेंट जीत लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़ैली इदारे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन रिव्यू ग्रुप का इजलास हुआ है। इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल न करने का फैसला किया गया। इजलास के दौरान चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हिमायत की। इजलास में तुर्की ने चीन के मौक़िफ़ की तौसीक की। जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। वो एशिया पैसिफिक ग्रुप का शरीक चेयरमैन है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हकीकत पसंदी से जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान अब तक FATF की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर चुका है। अब पाकिस्तान का किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फतह है कि भारत और इसराइल की तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया।